टॉर्चर भी आप देखिए, अब जब बेहोश हो गए तो किस लेवल का टॉर्चर होगा। टॉर्चर बस पूछो ही मत। एक मोगरी थी, अच्छा, इतनी सी 3-1 फुट की मोगरी, इतनी मोटी, वो छाती में मार रहे थे ऐसे। अच्छा, डीएसपी थे जो। अच्छा, हाँ, छाती में ऐसे मार रहे थे और पीछे हाथ बांध रखे थे, पैरों में बेड़ियां होती थी, हाथों में हथकड़ी होती है, पैरों में बेड़ियां थी। कहाँ जाए, आगे करवा के पकड़ के अच्छे से पीछे से पकड़ के फिर कि बता क्या तेरा संबंध था। यानी कि जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं सेम ऐसा ही होता है। ऐसा ही हुआ। अच्छा, बुरे रिजल्ट ऐसे हैं कि मुंह पे तो दुनिया भाई साहब बोलते हैं, मुंह पे तो बोलते हैं लोग भाई साहब, लेकिन बाद में तो यही शब्द निकलता, चाहे कितना बड़ा गैंगस्टर हो, बोले इनका क्या, चोर उचक्के हैं, किसी को ठग लेंगे, ये तो इनके पास तो बैठना नहीं चाहिए। और जब काम होता है कोई तो भाई साहब को बुलाएं। गुस्सा आता है कभी, जैसे आपको कोई गुंडा बदमाश कह दे, गैंगस्टर कह दे, आता नहीं, क्योंकि मैं भी सोचता था कि कोई एक बार आके मुझे बोले, जेल में था, कोई एक बार मुझे आके कह दे कि छोड़ दे, मैं तैयार बैठा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या जिंदगी थी, भागते रहे छिपते रहे, कोई भी पुलिस की गाड़ी नजर आए तो सोच रहे थे कि हमारे ही पीछे आ रही है, फिर उधर भागे चाहे वो ना आ रही हो। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत थी कि कुछ भी ऐसी वैसी गाड़ी नजर आए तो भी लगते दुश्मनों की गाड़ियां हैं। जिस वक्त आप इस दौर में थे, क्या कभी चैन की नींद सो पाए? जीवन तो स्वर्ग जैसा है और वो जीवन तो नरक जैसा है। उन्हीं से पूछिए जो ये जिंदगी जी चुके हैं। जी, मैंने एसपी साहब को से बात की, एसपी साहब थे नैन साहब अपनी शहर में, पंकज नैन। मैंने कहा सर मेरे पास एक पिस्टल है और मैं देना चाहता हूँ, अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और एक डीएसपी थे साथ में, उन दो ने, वो दो एक मैं एक कमरे में, उन्होंने मुझे अच्छे से टॉर्चर किया, अच्छे से किया, मतलब बेहोश कर दिया। अच्छा, हाँ जी। उनकी एक ही डिमांड थी कि बता किस किस आईपीएस से तेरे संबंध थे। फिर क्या कहा आपने अखबार वालों को? तो मैंने यही बोला कि भाई अगर कोई भी आज के बाद फिरौती मांगे, अच्छा, तो सुभाष फौजी का कोई नाम नहीं होगा, चाहे बेशक ना दे। वो उन्हीं के लोग उन्हीं को डराने के लिए मांगते थे। अच्छा, हाँ जी। जैसे कोई बड़ा सेठ है, उससे कोई ईर्ष्या रखता हो, साइड वाला साथ वाला, क्योंकि आजकल तो जयचंद घर पे ही होते हैं ना ज्यादा, विभीषण तो भाई होता है ना। ठीक है। तो वो क्या करते, इसको डराने के लिए मेरा नाम लेते, फिरौती मांग लेते। ठीक है। हाँ, जबकि मेरा तो कोई रोल नहीं, मैं तो जानता भी नहीं उनको कैसे। तो मैंने फिर क्रांति, ये लड़का होता था अभी एडिटर है जो, तब ये होता था, मैंने इनको बोला कि आप बेशक ये लिख दो कि फिरौती के नाम से सुभाष का कोई कॉल नहीं होगा, जागरण के एडिटर हो, ऑल हरियाणा शायद। अच्छा, हाँ, ठीक बात है। तो उनको आपने ये बोल दिया था? अभी मेरे नाम से कोई गलत काम नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए, जिस प्रकार से अभी तक मैं जो जान पाया हूं, आपने जो मुझे बताया है, आपका जो हृदय इतना मुलायम, आपका जो दिल है इतना दयालु, तो फिर आप इस दुनिया में कैसे आए, अपराध की दुनिया में? ये मेरी जिंदगी का यू टर्न समझो, या कोई पावर है जो इनविजिबल पावर है जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। मैं ऐसे भगवान का नाम तो नहीं लूंगा, कि भगवान तो होते हैं कि नहीं होते, आई डोंट नो। ओके। हाँ, लेकिन सृष्टि में कोई तो पावर है जो पूरी सृष्टि को देख रही है और चला रही है। अच्छा। हाँ, कुछ तो तय है इसमें, कुछ तो है। जैसे फिल्मों में फिल्म बनती है, डायरेक्टर बनाता है, उसमें हीरो भी होता है, विलन भी होता है, दुकान वाले भी होते हैं, सड़कों पे जाने वाले, सभी का रोल होता है। वो सभी रोल एक डायरेक्टर तय करता है। मेरा आइडिया है, वो डायरेक्टर तय करता है कि एक हीरो जब फिल्म में हम 3 घंटे में देखते हैं तो उसमें अपने अपने किरदार को ढूंढ लेते हैं कि मुझे कौन सा किरदार अच्छा लगा, मैं ऐसा हूं। हम जीते हैं उसको 3 घंटे, अपनी लाइफ के तरीके से जीते हैं उसको, और उनके साथ जोर भी लगाते कि ऐसा करें। हमें ये भी नहीं पता होता कि ये कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं कि डायरेक्टर की मर्जी से कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं वो बात कि हीरो ने कर दिया, हीरो ने कर दिया, विलन ने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, लेकिन ऐसा करवा कौन रहा है? करवा कौन रहा है? वो एक मुस्कान, अगर धीरे से मुस्कान देनी हो और थोड़ी सी ज्यादा दी जाए तो दोबारा मुस्कान ली जाती है उनकी, रीटेक होते हैं उनमें, क्योंकि वो डायरेक्टर ही तय करता है उनको। हम सोच रहे हैं कि यही कर रहे हैं सब कुछ, अच्छा, यही हंस रहे हैं, यही वो काम कर रहे हैं, नहीं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कोई डायरेक्टर है, अच्छा, जिसको दुनिया ढूंढ रही है। कोई अध्यात्म के जरिए से, कोई भक्ति के जरिए से, विश्वास करते हैं लोग,
उसको ढूंढ रही है, वो मिल तो नहीं रहा किसी को, लेकिन कोई तो पावर है जो इस सिस्टम को चला रही है, पूरी सृष्टि को। अब मैं उस पे विश्वास करता हूँ कि कोई तो है, उसी के हिसाब से मैं मेरी जिंदगी को मैंने तय की है कि भी कोई भी काम अगर है, कुछ तो हमारी जिंदगी में तय है, कुछ कर्मों पे डिपेंड करता है, किस्मत को मैं मानता नहीं। ये थोड़ा मैं यूं जानना चाहता हूं कि देखिए, जब आप में भी ये दौर बीतता होगा, हमारे अंदर भी बीतता है, हम बच्चे को गांव में कहते हैं फलाने का छोरा को लेना चाहिए, वो बदमाश उल्टे काम सिखा होगा। तो मतलब आपका कैसे हुआ? क्या कोई ऐसा कोई संगत में आया जो आपको यहाँ ले आया? आपका आना कैसे हुआ? बस वही है ना, मैंने यही कहा कि वो पावर है, इनविजिबल पावर है, जिसने हमारे जो रोल्स हैं वो तय कर रखे थे। मेरा भी रोल था, वो तय कर दिया उसने। मुझे कहीं अच्छा बनाया, कहीं बुरा बनाया, कहीं हंसाया, कभी रुलाया उसी ने। मैं स्टार्टिंग पे, सबसे पहले वाली स्टार्टिंग पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो हुआ वो जो भी हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे समाज के लोग मेरे पास आने लगे कि हमारी बेटी उस जगह पे शादी की हुई है, उसको बहुत तकलीफ है, ये है वो है, वहां पे मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। तो मैं उनकी सुनता था। मेरी उम्र भी कितनी थी, 21-22 साल। बिल्कुल युवा थे आप, बिल्कुल छोटी उम्र, पता ही नहीं होता। तो उस वक्त के जज्बात में बहुत फर्क होता है। तो मैं सुनता था, मैं उनको एक ही बात बोलता था कि भाई हमारा कसूर नहीं होना चाहिए, तो मैं जा सकता हूँ। तो होते गए ऐसे लोग आते गए, धीरे धीरे वो जीवन चलता रहा। मुझे ही नहीं पता चला कि मैं किस रास्ते पे बढ़ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता चला। अच्छा, कि मैं कैसे किस लाइन पे जा रहा हूँ, कौन सी सड़क पकड़ ली है, इसके रिजल्ट क्या है। और रिजल्ट ही बता दूं, इसके बुरे रिजल्ट ऐसे हैं कि मुंह पे तो दुनिया भाई साहब बोलते हैं, मुंह पे तो बोलते हैं लोग भाई साहब, लेकिन बाद में तो यही शब्द निकलता, चाहे कितना बड़ा गैंगस्टर हो, बोले इनका क्या, चोर उचक्के हैं, किसी को ठग लेंगे, ये तो इनके पास तो बैठना नहीं चाहिए। और जब काम होता है कोई, तो भाई साहब को बुलाएं। ये है गैंगस्टर के जीवन। अगर गैंगस्टर की इज्जत, लोगों की नजर में वैल्यू, लोगों की नजर में अंदर क्या है और बाहर क्या है, गैंगस्टर को पता नहीं चलता, क्योंकि वो आम जनता के टच में आता ही नहीं बेचारा। वो तो इधर उधर घूमता ही रहता है। वो उसको तो मिलते ही भाई साहब कहने वाले हैं, जैसे सामने से तो बिल्कुल बिछ जाएंगे लोग। हाँ, नेताजी को सामने दिखते भीड़, तेरे ही लोग हैं, उसको ये नहीं पता होता तेरे सामने खड़े यही तेरी काट करते हैं। इसी प्रकार गैंगस्टर को नहीं पता होता, उसको लगता है कि ये जीवन ठीक चल रहा है, बल्कि वो जीवन बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। लोग 1 मिनट में उसको पीछे से बहुत बुरा बोलते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ जैसे अपने गांव देहात में कह देते हैं यार उसका साथ मत लियो, कभी ऐसी बात आई हो कि लोग ये कह रहे हैं कि ना यार सुभाष फौजी के साथ मत रहना, सुभाष फौजी से यारी दोस्ती, यार उससे रिश्ते मत बनाओ? मेरे सामने तो नहीं आई ऐसी बात। वही बात बता रहा ना, फिल्म तो दिखती कुछ और है, पीछे से सभी बोलते होंगे। सभी बोलते होंगे, हाँ, पीछे से बोलते होंगे सभी, सामने से तो नहीं बोलते कोई। और मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि सामने से ही बोले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। गुस्सा आता है कभी, जैसे आपको कोई गुंडा बदमाश कह दे, गैंगस्टर कह दे, आता? नहीं आता, पक्की बात? नहीं, मेरी शुरू से ही। अच्छा, किसी से पूछ लो मैं किसके सामने गुस्सा हुआ आज तक, कोई भी एक आदमी कह दो मेरे सामने गुस्सा हुआ। तो फिर ये कैसे चल जाती थी? ये गुस्से का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ना जी, इसका गुस्से से कोई लेना देना नहीं है, मर्दपने से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना कुछ नहीं है। ये कानून के ही खिलाफ है, ये चलानी ही नहीं चाहिए थी। मैं तो दुख बहुत पाया हूँ इस बात से कि मैंने वो जीवन जिया ही क्यों। तब मुझे एक ही बात ख्याल आती कि वो डायरेक्टर है, उसने ये रोल दिया था और निभा दिया, वही बात खत्म। देखिए अब क्या करें? अब हमारा जो पॉडकास्ट तो युवा पीढ़ी देख रही है, और आजकल की युवा पीढ़ी, आप भी समझते हैं, आप भी जानते हैं, आजकल की युवा पीढ़ी इस दुनिया को बहुत अच्छी दुनिया मान रही है, बहुत मजे की दुनिया मान रही है, बहुत आनंद की दुनिया मान रही है जी। और इस दुनिया से मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट का कोई मतलब हो, कोई मायना हो, इस पे शायद पर्दा उठा दीजिए सुभाष जी कि हकीकत में ये दुनिया है क्या। संदेश जाना चाहिए। यस, मैं सच युवा पीढ़ी को सिग्नल जाना चाहिए। मैं सच में आपकी जिंदगी है कैसी गैंगस्टरों की? मैं बता देना चाहूंगा मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से। अब तो मेरे बच्चों के समान है वो, जो नए लड़के जो इस लाइन में है जी, मेरे बच्चों के ही समान है वो, क्योंकि मेरी उम्र भी हो चुकी है। अब 20-22 साल के बच्चे हैं इस लाइन में। तो अगर मेरी शादी टाइम पे हो जाती तो उतनी उम्र के मेरे बच्चे हो जाते। राइट। मैं उन मेरे बच्चों से और मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस लाइन पे भूल के भी ना जाएं। अगर जा चुके हैं तो लौटने के भी रास्ते हैं।
अच्छा, बोलते तो ऐसा है कि इस लाइन पे जाने के बाद वापस लौटने का रास्ता नहीं है, इसमें जाने का रास्ता है, जाने के 100 रास्ते हैं, हाँ, आने का नहीं। आने का एक भी रास्ता नहीं। अगर एक रास्ता है वो भी मौत पे निकलता है। अगर एक रास्ता नजर आ भी गया ना कभी जिंदगी में तो वो मौत पे ही निकलता है वो भी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, ऐसी जिंदगी है। बहनें कैसे दुख पाती होंगी, माँ कैसे दुख पाती होंगी, बाबू पे के बीतती होगी, वो मैं जानू, और वो लोग भी जानते हैं जिनके साथ ही हो गया। जब वो धस गए ना, आप सोचते हैं कि वापस कैसे आए, वापस आने का जरिया नजर नहीं आता। नहीं तो आ सकते हैं लोग। मैं सरकार से, भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से, इस राजनीतिक लोगों से, ब्यूरोक्रेसी से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बार सीधे गैंगस्टर की नजरों से ना देख के, जैसे भीड़ों के डाकुओं को सरेंडर कराया जाता है मुख्य धारा में लाने के लिए, उस प्रकार जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी के जो जिनको हम गैंगस्टर बोलते हैं, उनको भी एक प्रयास इस वे में किया जाए, पॉजिटिव वे में, कि इनको मुख्य धारा में लाएं कैसे, अगर आ सके तो। क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं, बाद में पछताते हैं। वो आना चाहते हैं लेकिन आने के रास्ते नजर नहीं आते, क्योंकि प्रशासन का और उनका 36 का आंकड़ा होता है, जुडिशरी का भी, हाँ, एनकाउंटर का, वो मतलब उनको जसता नहीं, लगता नहीं कि हमारे साथ अच्छा सलूक होगा। मैं तो कहना चाहूंगा हमारे ब्यूरोक्रेसी से, इसमें सबसे अहम रोल होता है IPS IAS का, सबसे अहम रोल। अब वो इस नजर से लें कि मुख्य धारा में इनको कैसे लाया जाए, जितने ज्यादा सुधारे जा सके, हो सकता है। क्योंकि मैं भी सोचता था कि कोई एक बार आके मुझे बोले, जेल में था, कोई एक बार मुझे आके कह दे कि छोड़ दे, मैं तैयार बैठा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या जिंदगी थी, भागते रहे, छिपते रहे। कोई भी पुलिस की गाड़ी नजर आए तो सोच रहे थे कि हमारे पीछे आ रही है, फिर उधर भागे चाहे वो ना आ रही हो। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत थी कि कुछ भी ऐसी वैसी गाड़ी नजर आए तो भी लगते दुश्मनों की गाड़ियां हैं। कोई पुलिस की बाई चांस गाड़ी नजर आए तो भी लगता कि हमारे पीछे है। वो जिंदगी, उसके दिमाग में क्या चलता होगा, सारा दिन दिल में क्या चलता होगा, हम सोच सकते हैं। वो गैंगस्टर भी सोच ऐसा, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि वो बेइज्जती मानते हैं, बेइज्जती मानते हैं कि भी डिस्क्लोज कैसे करें। लेकिन इस दुनिया में रहना कोई नहीं चाहता। कईयों की मजबूरियां होती हैं। क्या मजबूरी है? मजबूरी इतनी है कि मान लो आपकी और मेरी लड़ाई होगी, किसी बात पे बहस होगी या मतभेद हो गया, तो होता क्या, ईगो आगे आती है उसमें। मेरी ईगो ये कि मैं क्यों डरूं इससे, मैं इससे नीचा क्यों देखूं, आपकी भी ईगो, फिर होगी लड़ाई। अब वो लड़ाई एक छोटी सी बात पे हो सकता, 1 मिनट पानी पे हो, खेतों का हो सकता, एक दीवार को फोड़ने में 4 उंगल जगह में हो, इतनी लड़ाई, उस पे ही मर्डर हो जाते हैं। अगर छोटी सी बात पे अगर वो वहां एक पक्ष, समझदार पक्ष, हाथ जोड़ के कि कोई बात नहीं, आपका आप ले लो, कोई बात नहीं, आप ले लो भैया, भाई आप ले लो, आपका है, कोई बात नहीं, क्या चला जाएगा। अगर इतनी जमीन कम ही होती तो क्या करे, दादा लाई, 1 मिनट पानी की कम होती तो क्या करे, दादा लाई अगर होती तो। बहुत लोग हैं जिनकी जमीन कम है, वो भी जी रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो जब जिस वक्त आप इस दौर में थे, क्या कभी चैन की नींद सो पाए? चैन की नींद होती नहीं इस दुनिया में। अच्छा, हाँ जी, चैन होता ही नहीं इस दुनिया में। सो तो जाते हैं लेकिन तारों की छाव में नहीं सो सकते, अंदर ही सोना पड़ता है, अंदर ही। हाँ, कभी याद ही भूल ही गए, तारों में सोना, आंगन में सोना भूल ही गए। मुझे याद नहीं कि कभी बाहर सोए हैं कैसे। बड़ा दुखदाई है ये, बड़ा इमोशनल है ये कि हम बाहर नहीं सो सकते। और हर वक्त डर बना ही रहता है। हाँ। सबसे ही बना रहता है, सबसे ही बना रहता है। कोई CID देगा, कोई मुखबरी करेगा तुम्हारी, इधर से निकल के किसी ने देख तो नहीं लिया होगा, और पैसों रास्ते से गए हैं तो इस रास्ते से आएंगे नहीं। पैसों के भी मोहताज हो जाते हैं। बहुत बार भूखा सोना पड़ता था, बहुत बार देखना पड़ता था कहाँ से क्या लाएं, कैसे आगे चलें। तब तो बड़ा दुख होता था कि गलत आ गई इस लाइन में। मैं हमारे युवाओं से, हमारे बच्चों से ये कहूंगा, मेरी बात अगर माने आप, तो ये जो जीवन है ना, जैसे आम जीवन है, जो हम खेत में भी जा सकते हैं, किसी चौक पे बैठ सकते हैं, कहीं भी किसी ढाबे पे बैठ के खाना खा सकते हैं, किसी नहर पे नहा सकते हैं, ऐसे जीवन
ऐसा जीवन तो स्वर्ग जैसा है और वो जीवन तो नरक जैसा है। उन्हीं से पूछिए जो ये जिंदगी जी चुके हैं, वही बताएंगे ईमानदारी से, वही बता सकते हैं। और ये चकाचौंध की दुनिया लगती है नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। जेल में भी ऐसे ही रहना पड़ता है। उस एक कोठरी। कितने समय तक आप जेल में रहे? मैं रहा 6 साल। 6 साल जेल में रहे? अच्छा। 6 साल जेल में रहा, एक बार 5.5 साल, एक बार 6 महीने। 6 महीने जेल में रहा मैं। अच्छा। जैसे अभी कितने मामले लंबित हैं आपके ऊपर? अभी कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं? 17 साल से मेरे ऊपर 751 का मुकदमा भी नहीं है। 17 साल से? जी। आखिरी में 2009 की बात है, मेरे पास पिस्टल था। मैं कैमरे पे बता रहा हूँ और उन लोगों को भी बता रहा हूँ जिनके पास है। मैंने एसपी साहब को से बात की। एसपी साहब थे नैन साहब अपनी सार में, पंकज नैन। मैंने कहा सर मेरे पास एक पिस्टल है और मैं देना चाहता हूँ। अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जिंदगी अब मुझे अच्छी नहीं लगती, ये जिंदगी है ही नहीं अच्छी। तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने और बोला कुछ किया तो नहीं होगा इससे? मैंने कहा सर किया होता तो आगे ही आ जाता, मेरा तो कोई मामला ऐसा है नहीं जो छुप के किया हो। तो मैं तो इसको भी त्यागना चाहता हूँ, मतलब एक किस्म से सरेंडर, हथियारों का सरेंडर। मैंने वो बालसमंद चौकी में एसपी साहब आए, मेरे से उन्होंने लिया और वो मैंने दिया। मैंने कहा सर हाथ जोड़ के मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप भगवान के समान हो मेरे लिए नहीं दुनिया के लिए। देखो एक आईपीएस आईएएस जज ये वास्तव में भगवान के समान ही रैंक है, क्योंकि इनके हाथ में जिंदगियां लेना और जिंदगियां देना इनके हाथ में है। अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। एक आईपीएस चाहे तो एनकाउंटर कर दे, आईपीएस चाहे तो जान बख्श दे। इसी प्रकार आईएएस है, इसी प्रकार जुडिशरी है, उनके हाथ में तो है, जज करना उनका काम है। तो वो भगवान से कम कहाँ हुए? सोचा जाए तो भगवान से कम नहीं है। ठीक बात आपके। मेरा तो बहुत वास्ता पड़ा है ना, मेरा तो सभी आईपीएस से वास्ता पड़ा है मेरा तो। मैं तो मेरी तो बात हुई है बैठ के। उन्होंने भी मुझे कहा कि यार तू लगता तो नहीं क्रिमिनल, लेकिन ऐसे हो कैसे गया? उन्होंने मुझसे यही कहा सबने, लगता तो नहीं। जज है जो अपने सेशन जज, सारी जेल जानती है। जब बैठते थे पास में 1-1 घंटा बैठते थे, 2 सेशन जज और मैं बैठ के बात करते थे, खूब आप बीती बताते थे, सुनते थे। वो मुझे भी बताते थे, मुझे सलाह भी देते थे। और उन्हीं की सलाह, उन जजों की सलाह, एक जज थे सेशन जज नवाब सिंह, उन्होंने मुझे बहुत समझाया जेल में आके। एक आईपीएस आए थे असरिंदर चावला जी, यस जानता हूँ, हिसार में। उन्होंने भी उन्होंने मुझे बहुत समझाया। अबे डीजीपी बन सकते शायद जी। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के भी समझाया। वो यहाँ पे शायद आईजी भी आए थे, तब भी उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के समझाया कि सुभाष ये रास्ता छोड़ दे। बड़े ईमानदार ऑफिसर अब तक मैंने जितने देखे ना, मुझे नहीं पता बड़े लेवल पे ये क्या करते होंगे, लेकिन हमारे लेवल पे या मैंने देखा तो इन्होंने मेरे साथ भी, और मैंने देखा जहां तक ईमानदारी ही बरती है। मुझे तो लगे ऐसे, मैं ये नहीं कि वो सुन रहे हैं तो मेरा कुछ होएगा, अब क्या होएगा, अब तो मेरी उम्र ही चली गई। लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि लोगों के नजरों में ऐसा है कि ये आईपीएस उस गैंगस्टर से मिला होगा। अब ये वाकया एक बार मेरे साथ हुआ, फतेहाबाद की कोर्ट में मैं इन्वेस्टिगेशन पे गया था। वहां पे एक आईपीएस थे, मुसलमान थे, क्या नाम था उनका शायद उस वक्त, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और एक डीएसपी थे साथ में। उन दो ने, वो दो एक मैं एक कमरे में, उन्होंने मुझे अच्छे से टॉर्चर किया, अच्छे से किया, मतलब बेहोश कर दिया। अच्छा। हाँ जी। उनकी एक ही डिमांड थी कि बता किस किस आईपीएस से तेरे संबंध थे। अच्छा। हाँ जी। अब तो मैं बता ही रहा हूं कि बता तेरे किस किस आईपीएस से संबंध थे। अगर होते तो मैं बता देता, अब थे ही नहीं, कोई मिला ही नहीं ऐसे कि मेरे से संपर्क बनाए और मेरी मदद करे, ऐसा कोई था ही नहीं। हाँ, मेरे प्रति सहानुभूति थी प्रशासन की, ये मैं जानता हूँ, सहानुभूति थी मेरे प्रति। वो भी इसलिए थी कि वे इतने गलत काम मैंने नहीं किए। वो बोलते थे कोई बात नहीं, ऐसा तो था, क्योंकि बहुतों का एनकाउंटर भी हो गया था उस दौर। हाँ जी, मैं, हाँ बिल्कुल हुआ। कभी आपने भी ऐसा लगा कि मेरा एनकाउंटर होने वाला है? बहुत बार हुआ ऐसा, बहुत बार हुआ है, मैं बहुत बार बचा हूँ। अच्छा। हाँ जी।
एक बार जींद हो गए एनकाउंटर के। मैं पहली बार जींद पकड़ा गया था, उनमें सजन, इंस्पेक्टर सज्जन सिंह नाई थे, और बलवीर इंस्पेक्टर थे, बलराम इंस्पेक्टर थे, सिटी इंस्पेक्टर, सीआई इंस्पेक्टर सज्जन सिंह, और एक थे जींद के पास अलेवा गांव है, वहां से डीएसपी थे, मैं नाम भूल गया, चलो कोई नहीं, जो भी वो थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया। बड़े काइंड हार्टेड आदमी थे वो। पहले तो वो बताते कि हम किसी भी बदमाश को पहले समझाते हैं कि ये काम मत करो, तो वो पकड़ने मुझे वहां गए हुए थे। मैं उनका नाम बताऊंगा जरूर, वो जो इंस्पेक्टर थे उस वक्त वो डीएसपी बने, वो उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा ही समझाया। अच्छा, हाँ, देखिए सुभाष जी है ना, उनका नाम भी इसलिए बता, सुबह सिंह लोहान। सुबह सिंह लोहान। हाँ, अब वो नाराज ना हो मेरे से, मेरे अंकल जी बड़े प्यारे हो, कि सुबे सिंह लोहान ने मुझे स्पेशल घर जाके भी समझाया बाद में आके। अच्छा, कि बिना ड्यूटी के मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि इन कामों से दूर हो जा। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। सज्जन सिंह ने भी मुझे सीआईए में भी बहुत समझाया। अच्छा, राजपाल एसपी होते थे उस टाइम, धनाना वाले। हाँ जी। और सुमन मंजरी भिवानी एसपी थी, वो बड़ी टाइट थी वैसे, तो उन्होंने भी टॉर्चर करने की कुछ थोड़ा ट्रेलर दिया था उन्होंने मुझे। क्यों, मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ भी, कह तो मैं ये भी सकता हूँ किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं, जो है वो है। मैंने एक ही बात, टॉर्चर भी आप देखिए, अब जब बेहोश हो गए तो किस लेवल का टॉर्चर होगा। टॉर्चर बस पूछो ही मत। एक मोगरी थी, अच्छा, इतनी सी 3-1 फुट की मोगरी, इतनी मोटी, वो छाती में मार रहे थे ऐसे। अच्छा, डीएसपी थे जो, अच्छा, हाँ, छाती में ऐसे मार रहे थे, और पीछे हाथ बांध रखे थे, पैरों में बेड़ियां होती थी, हाथों में हथकड़ी होती है, पैरों में बेड़ियां थी। कहाँ जाए, आगे करवा के पकड़ के अच्छे से पीछे से पकड़ के, फिर कि बता क्या तेरा संबंध था। यानी कि जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं सेम ऐसा ही होता है। ऐसा ही हुआ। अच्छा, भाई तेरा किस किस एसपी से संबंध था। मेरे टाइम में संदीप खिरवार जी आए, कई आए वैसे, लेकिन कुछों को मैं अच्छे से जानता हूँ ना, वो मैं उन्हीं का नाम लूंगा, वो बड़े बड़े अच्छे इंसान थे। सतीश बालन जी आए, बड़े नेक आदमी, ईमानदार आदमी थे। अच्छा, जादव जी भी आए होंगे। हाँ, जादव जी, ये तो मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के बड़े, मतलब बहुत से आए थे एसपी, लेकिन मेरे साथ अच्छा सलूक हुआ। तो अभी भी लगता है क्या कि कोई पुराना किस्सा या कोई पुराना दुश्मन वह आके आप पे हमला कर सकता है, आपकी जान ले सकता है? नहीं, ऐसा डर बना रहता है? नहीं, ऐसा कोई दुश्मन है ही नहीं मेरा। अच्छा, हाँ, ऐसी दुश्मनी इतने साल बदमाशी की आपने, दुश्मन नहीं ऐसा कोई? ऐसा है, गजब की बात। हाँ, ये बात गजब की नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है। अगर मुझे किसी ने गाली दे दी तो मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। किसी ने मुझे चोट भी मार दी, मैं उसकी टेंशन नहीं लेता। अच्छा, जो आजकल के जो गन कल्चर के गाने हैं और जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है रील्स वगैरह में, युवा पीढ़ी बहुत प्रभावित हो रही है, क्या कहेंगे आप? क्या ये बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हैं, बदमाशी और गन कल्चर के गाने? इस जो जिस तरह गोली मार देंगे, वो कर देंगे, चली गोली, इस तरह के गाने मैंने भी 1-2 बार बजते हुए शादी ब्याह में सुने हैं, और बच्चे बड़े नाचते हैं उन बच्चों को पता ही नहीं तुम क्या सुन रहे हो। और जो हमारे डीजीपी साहब जो अभी है, ओपी सिंह, वो यहाँ पे एडीजीपी थे, शायद आईजी थे उस वक्त, ईमानदार आदमी थे, नो डाउट। उन्होंने अभी बोला है कि भाई अगर गन कल्चर कोई दिखाएगा या सुनाएगा या बनाएगा, उसको अपराध माना जाएगा। ये बात गलत नहीं है। अच्छा। काफी हद तक गलत नहीं है, क्योंकि एक बात बता देना चाहता हूं मैं, अध्यात्म से मैं रिलेटेड हूं, 10 साल से मैं अध्यात्म में हूं। हमारा जो दिमाग है ना, इसकी एक क्वालिटी है कि जो भी ये बार बार सुनता है, बार बार जो देखता है, उसी को हमारे शरीर से इंप्लीमेंट करवाता है, यानी कि करवाना चाहता है उसे। तो आप अगर अच्छी चीजें बार बार सुनेंगे तो आप अच्छे लाइन पे जाएंगे। आपका मतलब नहीं उससे, आपका दिमाग आपकी बॉडी से करवाता है वो, ऐसे आपका आप नहीं करते हो, आपके दिमाग में पावर हो। और दिमाग मन की मानता है, माइंड मतलब जो बाहर ही रहता है, जो सॉफ्टवेयर है, वो वही लेके आता है जो हमें सुनाई देता है और सुनता है, दिखता है, वही हमारे दिमाग में डालता है, वो दिमाग बॉडी से करवाता है। ये सिस्टम है। तो इसलिए मेरा भी ये मानना है कि अगर ये गाने हम सुनेंगे
तो बच्चे उस पे चलेंगे, इम्प्लीमेंट होगा, वो लागू होगा शरीर पे, इसलिए वो गलत है। और आप हकीकत में इस दुनिया को जी कर आए हैं जी, मैं और आपको हकीकत मालूम है इस दुनिया की। आप इस दुनिया को कितनी खराब दुनिया मानते हैं? मैं एक बार तो गन कल्चर का एक छोटा एक पॉइंट रह गया, उसका बता दूं कि जो गायकार हैं ये लोग, इनका मानना है कि हम तो भक्ति के गाने भी बहुत बोलते हैं, गाते हैं, तो ये भगत क्यों नहीं बनते? ऐसा शायद मासूम शर्मा ने बोला हो, तर्क सुना था मैंने, ऐसा मैंने भी सुना हो, मैं जानता नहीं मासूम शर्मा को, लेकिन शायद उसने बोला हो ऐसा कि भाई हम तो भक्ति के भी गाते हैं तो भगत क्यों नहीं बनते। अब उनको ये समझाए कोई, ये क्वालिटी आपकी नहीं है, ये क्वालिटी हमारे ब्रेन की है कि हमारा ब्रेन दो प्रकार से, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चीजों को पकड़ता है। पॉजिटिव चीजों को तो 5% पकड़ता हो, 95% पकड़ता है वो नेगेटिव को। ये क्वालिटी हमारे दिमाग की, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है। अब उसके अंदर जो डल गया ना, वो 95% ज्यादा डलता है नेगेटिव चीज, और वो इस तरह की चीजें जिनसे युवा बच्चों को मजा आता है सुनने में। अब वो ज्यादा सुनेंगे तो वही डलेगा ना, भक्ति वाला तो 5% असर करेगा। इसलिए मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसे गाने ना गाएं, ऐसे प्रचलन ना लाएं। अब वो ये भी कहेंगे इसके बदले में कि फिल्में आती हैं, तो फिल्मों में गन भी और गंद भी दोनों चीजें होती हैं, तो उनसे उनको भी बंद करवाओ, कह सकते हैं। वो तो इंटरनेशनल लेवल है, वो हमारे एडीजीपी का मतलब हमारे डीजी का काम थोड़े, हमारे हरियाणा उससे लेवल से ऊपर है वो, और सिर्फ हरियाणा लेवल की तो बात नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल है, उनका काम है, वो करे, भारत सरकार करे, मोदी जी। सपोर्ट हम उनको भी नहीं करते हैं, सपोर्ट तो हम उनको भी नहीं करते हैं। नहीं, मैं नहीं देखता फिल्में, मैं बिल्कुल नहीं देखता। अपने घर पे कभी टीवी चलता ही नहीं, अपने घर पे टीवी नहीं चलता, फिल्में चलती नहीं। मैंने सारी 15-10 फिल्म देखी होगी, बस मुझे अच्छी नहीं लगती वो। अच्छा, फिर जो ये दुनिया है, तो ये कितनी खराब दुनिया है? दुनिया तो अपने विचारों की है, जैसे हमारे विचार वैसी हमारी दुनिया। नहीं, जो ये दुनिया अपराध, अच्छा, अपराध की दुनिया, अपराध की दुनिया ऐसी है, जो इस लाइन में चला जाता है उसकी एक एक मिनट कैसी होती है उन्हीं से जाने, उन लोगों से नहीं जो अभी अभी नए इस लाइन में आने की सोच, उनको नहीं पता इस बात का। मैं मेरे उन बच्चों से, मेरे भाइयों से कहूंगा कि ये चकाचौंध लगती है, आंख फोड़ देगी हमारी। ये वो चकाचौंध है जिससे हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, दिमाग का ज्ञान चला जाएगा, हमारे अंदर जो काम करना बंद कर देगा, हमारे भविष्य खराब हो जाएंगे। अच्छा, कुछ जो युवा बच्चे हैं ना, वो जैसे क्वेश्चन किसी मास्टरमाइंड के टच में आ जाते हैं, वो उनको ऐसा हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसा उनका ब्रेन वॉश करते हैं और इस दुनिया में धकेल देते हैं। तो उनसे कैसे बच्चे? यही कह रहा हूँ कि क्योंकि इस तरह के एलिगेशन आप पर भी लगते थे कि भाई सुभाष फौजी के पास बहुत बच्चे हैं, सुभाष फौजी ने बहुत बच्चे बिगाड़ दिए हैं, लगे होंगे। हाँ, लेकिन इसी बात पे मैं एक बात बताऊंगा, मैं कैमरे पे हूँ, कोई भी एक आदमी आके, कोई भी एक आदमी, और मैं पहले एक बात बोलता हूँ कि मैं मेरे कहे गए शब्दों का जिम्मेदार हूँ। आप समझ क्या रहे हैं वो जिम्मेदार आप बनेंगे, कि मैं कह कुछ रहा हूं और शायद आप समझ कुछ रहे हो, वो जिम्मेदार आप हैं। मैं मेरे बोले गए शब्दों का जिम्मेदार हूं। कोई एक आदमी आके ये बोल दे कि हमारे लड़के को सुभाष फौजी घर से ले गया या बुलाया या फोन किया या बिठा के बताया कि इस जिंदगी में आ जा मेरे साथ, एक सिंगल आदमी, कोई एक लड़का ऐसा नहीं है। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, सुभाष फौजी के लिए ये भी कहा गया कि सुभाष फौजी के पास माल पानी बहुत है। आपका माल पानी गया कहाँ? जितना लूटा आपने है तो होना चाहिए। कहाँ है वो? अगर है तो होना चाहिए। पहली बात तो मेरा जो घर है, मेरी जो जमीन है ना, वो दादा लाई है। दादा लाई है बस। अच्छा, दादा लाई है। और मेरे पास जो प्लाट है वो भी दादा लाई है। अच्छा, एक पंचायती प्लाट है हमारे पास, वो मेरी माँ ने आज से 45 साल पहले, 50 साल पहले गोबर डालने के लिए, गोबर जो गोसे पाथने के लिए, खत्ती के लिए रोका था, वो आज भी है। तो सुभाष फौजी ने नहीं किया ना। अगर वो प्लाट मेरे गांव में पंचायती भूमि पे है और वो 50 साल पुराना है, उसमें 40-40 साल के पेड़ खड़े हैं, तो मैं तो उस टाइम पे 8-10 साल का था, वो तो मैं सुभाष फौजी तो नहीं था उस टाइम, मैंने तो नहीं रोका। हमने तो उसकी बाढ़ तो करी है, लिया के छड़े गामत है, काट के झाड़ी बाढ़ तो करया करते, या तो मेरी याद है, छोटी छोटी थी जमाई, और कब्जा तो मैंने नहीं किया। पूरे गांव में, गुआंड में कोई एक आदमी ये कह दे कि उसके प्लाट पे ये फौजी के कारण कब्जा हुआ या फौजी ने किया, एक सिंगल। उस टाइम तो बहुत किस्से सुनते थे बे
फौजी ने वहां कब्जा कर लिया, फौजी ने यहाँ कब्जा कर लिया, उस कोठी पे कब्जा कर लिया, उस शहर में प्लाट पर कब्जा कर लिया। ऐसा है ही नहीं। एक भी अगर कब्जा किया होता तो मैंने बेचा होता, अगर कब्जा किया होता तो मेरे पास आज भी होता। मैं तो आज भी किराए के मकान पे हूँ। किराए के मकान? जी, मैं किराए के मकान पे हूँ। कई बार तो इतना बड़ा बदमाश, करोड़ों रुपए की फिरौती आपके नाम पर, आप किराए पर? शुरू से ही किराए पे हूँ हिसार में। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास तो कई बार गया फिर आपका ये किराया ही बड़ी मुश्किल से कभी कभी लेट होता हूँ। अच्छा। बच्चों की फीस है ना, मैं उन्हीं से बताना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता हो कि इस दुनिया में बहुत पैसा है, बड़े मजे हैं, इतने मजे हैं, बस दिखाते नहीं हम बाहर कि हम बहुत ज्यादा तंग हैं। सुक्का दिखावा करते हैं। हाँ, सुक्का दिखावा करना पड़ता है ताकि लोगों में बने रहे। इसलिए मेरे बच्चों की फीस भी लेट जाती है, कई बार 6-6 महीने। बहुत फोन आते हैं स्कूल से, बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए ये चीजें तो हम वेरीफाई कर लेंगे। अभी मैं मेरे फोन में दिखा दूं आपको। अच्छा। पीछे के मैसेज स्कूल के फोन, मैं शर्म के मारे उठा नहीं रहा फोन कि ये कहेंगे फीस जमा करा दो जी। हालांकि मेरे एक स्कूल में मेरे भाई के बच्चे पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल में, मैं फीस लेट देता हूँ उनको 6 महीने लेट। वाला है। हाँ, भिवानी रोहिला वाला, आप फोन करके पूछ लो, अब तक फीस नहीं गई है। नरेंद्र रोहिल जी। हाँ। उनसे, उनकी अकाउंटेंट है ना जो, वो मेरे पास रोज फोन करती है कि पैसे दो, पैसे। प्रिंसिपल है लेडीज वहां पर। हाँ, वो शर्मा जी हैं वो। आप पता कर लो। मैं दोनों को जानता हूँ जी, आप पता कर लो, मैं तो खुला, मैं वेरीफाई करूंगा मैं इस चीज को। अब आप वेरीफाई इसके भी करना, और मेरे बच्चों की फीस भी पेंडिंग है। अच्छा। वो भी वेरीफाई करना, और ये भी देखना। और ऑनलाइन जाती है हमारी जो, तो ऑनलाइन हम घर का किराया कब करते हैं, 10 तारीख से पहले करना होता है। कई बार तो 15, 16 तारीख हो जाती है। और वो भी कैसे करते हैं पता है? कई बार किसी से मंगवाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना फौज साहब, 10 किले फौज साहब ने वहां खरीद लिए, 20 किले फौज साहब ने वहां खरीद लिए, 15 किले फौज साहब ने वहां खरीद, वो गया कहाँ? हाँ, वो मैं अभी बताऊंगा जनाबे अली। हाँ जी, मैं इसकी आपको क्लियर बताऊंगा कि मेरे गांव का एक लड़का है, सुभाष नाम है। वो जो पुराना बस स्टैंड है उस साइड में, भादरा वाली साइड में, उस साइड में उनका घर है। अब वो इस तरह के काम करता है वो। मैं बता रहा हूँ कैमरे पे, वो सुने तो वो भी गा, उनका परिवार भी सुनेगा, तो सुनेगा तो सच है, तो सुनेगा भाई, करेगा तो भरेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। झूठा आरोप मत लगाना किसी। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो उससे बात भी की इसके बारे में। मेरे पास पंचायत आई गांव में, घर, हम तीनों भाई घर पे थे। वो बोले आके भाई सुभाष का घर यही है, सुभाष जी का, अब यही है, बैठ जाओ जी। 5-7 लोग थे, चाय पानी जी, सुभाष जी से मिलवा दो। मैं ही था सामने। अच्छा। सुभाष जी को बुला दो। मैंने कहा भाई सुभाष जी को, आप कहाँ से हो, कौन हो, क्या काम है? देखो ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि कौन हो सकते हैं ये लोग, किस बेस में क्या आए। तो बोले सुभाष जी ने हमसे 20 किले नाम करवाए थे। अच्छा। जमीन के 20 किले। अच्छा। 20 किले थोड़े नहीं होते, बहुत बड़े। 20 किले हमने सुभाष जी के नाम कराए थे, सिर्फ ये समझ के कि सुभाष जी के बारे में हमने सुना था कि वो अच्छा इंसान है। अच्छा। और वो फैसले भी करवा देता है। तो उसको हमने कहा था कि आधे आप रख लेना, आधे हमारे पैसे दे देना, और ये हमारे कब्जा हुए हैं। अच्छा। और ये छुड़वा दो। अब उस सुभाष जी को नाम कराए थे। अब वो तो बेच के आ गया, सारे पैसे लेके आ गया, एक पैसा भी नहीं दिया हमें। तो हम तो ये गरीब हो गए, वो हो गए, कहेंगे ऐसा। तो मैंने कहा यार तुम जानते हो सुभाष जी को? बोले जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, मिला था। हाँ, पहचान लोगे, जब किले नाम कराए हैं तो पहचान भी सकते हो ना। हाँ, बोले पहचान लेंगे। फिर मैंने दोनों भाइयों को बुलाया। मैंने कहा भाई नीचे आ जाओ। मैंने नाम लिया सुभाष जी, मैं सुभाष नीचे आ जा भाई, ताकि उनको लगे कि सुभाष ये है। हम तीनों खड़े हो गए। मैंने कहा हम तीनों में से पहचानो, हम 3 भाई हैं, इनमें से एक सुभाष जी है। तो बोले जी इनमें से तो नहीं है। तो इनमें से तीनों में एक सुभाष जी, अगर इनमें नहीं है तो जमीन कहाँ आपकी? बोला जी बालसमंद का सुभाष जी। मैं बालसमंद का सुभाष जी तो मैं ही हूँ, और बालसमंद का क्या, चाहे हरियाणा में कहीं भी नाम ले दो, सुभाष जी कहने से तो मेरा ही सक जाता, सबके भी वही है नाम, तो आपका ही पूरे हरियाणा में। हाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे पास नंबर होगा उसका, शकल सूरत कुछ बता सकते हो? बोले जी ऐसे ऐसे कद काठी नहीं समझ में आया मुझे। मैंने कहा नंबर होगा उसका तुम्हारे पास तो हो? बोले नंबर तो है जी, आप फोन करो। बोले उठाता ही नहीं, बेच के आ गया। मैंने कहा ये तो फिर इसका मतलब आपके लोगों के साथ, बोले गद्दारी हुई हमारे साथ, तो बेईमाना हो गया। अरमान नाम मेरा? बोला जी नाम हम तो करवाए सुभाष जी के नाम से है। तब मैंने कहा ला वो नंबर मुझे दो, मैं फोन करता हूँ। मैंने फोन किया, मैंने पूछा भाई
कौन बोल रहा है? सुभाष बोल रहा हूँ। सुभाष बालसमुंद वाला? बोले हाँ सुभाष बालसमुंद वाला। क्या दिक्कत है बता? उसकी लैंग्वेज थी ये, अच्छा। ताकि लगे कि कोई आगे से दबंग आदमी ऐसे लगे, ने फील कराया मुझे। मैंने कहा सुभाष फौजी बोलता होगा। हाँ बोला तू कुछ भी लगा ले, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सुभाष फौजी शो करना चाह रहा था। मैंने कहा ऐसे ऐसे जमीन ली थी तूने, ऐसे ऐसे वो लोग आए हुए हैं मेरे पास। बोला तू कौन है? मैं कहा मैं हूँ सुभाष फौजी बालसमुंद वाला था। अब तू कौन सा सुभाष फौजी हो बता दे बस। बोला नहीं मैं तो भाई वहां उनके हूँ। उसने अपने फादर का नाम बताया, उनके हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा कैमरे पे, ठीक, प्राइवेसी। हाँ वो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि परिवार सबकी इज्जत है। यस। अगर एक बच्चा घर में इस तरह का पैदा हो जाए तो सारे परिवार पे नहीं जाना चाहिए, तो सारा परिवार खराब भी नहीं होता, नहीं जाना चाहिए, सारा परिवार खराब भी नहीं होता। अब एक ने अगर गलती की, उसने इस तरह कई जगह जमीनें ली थी। अच्छा। हाँ जी। फिर उन्होंने कहा जी अब हमारा सॉल्यूशन। मैंने कहा भाई उसका तो सॉल्यूशन मेरे पास है नहीं, मैं तो लड़ूंगा नहीं किसी से इस तरह, तो बिना काम की बात है। तो आप लोगों को देखना चाहिए था, जमीन इतने नाम करवा दी, कम से कम कन्फर्म तो कर लेते। कन्फर्म करने के बाद ही तो देते, और देते क्या? मैं तो लेता भी नहीं। मैंने तो कभी कहीं कब्जा नहीं छुटवाया, मैंने तो कभी ऐसे टेंडर नहीं लिए। हाँ मैं ऐसे जरूर करता हूँ कि मान लो किसी की जमीन पे कब्जा है और वो बेचारे बिल्कुल तंग है, सरकार से भी कोई मदद नहीं होती, क्योंकि कब्जा करने वाले छोड़ते ही नहीं जमीन। कब्जा करने वाले तो छोड़ते ही नहीं, उनको तो खून मुंह लगा हुआ है। उनके पास वो आई होते, पैसे आते हैं उनके, फसल की आती है उनके, तो वो तो छोड़ते नहीं। कुछ लोग बड़े लाचार होते हैं इस मामले में। मैं उनकी मदद करता हूँ डायरेक्ट दूसरी पार्टी से बात करवा के, वो भी बिना पैसे लिए। बिना पैसे लिए? जी, बिना पैसे लिए, कि अगली पार्टी को समझाता हूँ। वो बोलते हैं फिर मुझे कानूनी बात बताते हो कि भाई गिरदावरी हमारे नाम है, रजिस्ट्री इनके नाम है। तो मैं पूछता हूँ कि गिरदावरी हुई कैसे? सरकार ने कर दी या इन्होंने तुम्हें बोने के लिए जमीन दी और तुम्हारा घर खर्चा चलाया, इनकी वजह से तुम उसके मालिक बन बैठे? अब तुम गलत नहीं कर रहे क्या? मैं उनको समझाता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि कुछ अगर हो जाए तो हम छोड़ देंगे, ऐसे बोलते हैं फिर। अच्छा। मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं इनकी तरफ से भाई मेरे हिसाब से कानूनन आऊं भी गा, ये मत सोचना कि अब ये चले गए, इनकी जमीन चली गई, ऐसे मत सोचना। मैं एक्शन भी लूंगा, मैं जानबूझ के बोलता हूँ ऐसे। और अगर मुझे लगे एक्शन लेना चाहिए तो मैं लेता भी हूँ। फिर वो कुछ ले लेते उनसे, उन